देखो अभी हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूनिट 1 का इलस्ट्रेशन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। हमारा 1 to 3 हो गया था, अब 4 डिस्कस करेंगे। इसमें देखो क्या पूछ रहा है इलस्ट्रेशन 4 में। इलस्ट्रेशन 4 में ये एक ट्रेड, जैसे हमने इलस्ट्रेशन 1 किया था ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो ये पूछ रहा था कि ये फाइनेंशियल ट्रेड रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट्स है या नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे ये पूछ रहा है क्रेडिटर्स फॉर सेल ऑफ गुड्स, यानी कि क्रेडिटर्स जो हमारे बैलेंस शीट में होगा वो फाइनेंशियल एसेट्स होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटीज होगा या नहीं। तो चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लिमिटेड द कंपनी, जो ए लिमिटेड एक कंपनी है, मेक्स परचेज कर रहा है, यहाँ पे ये परचेज कर रहा है ऑफ स्टील फॉर इट्स कंजम्पशन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कंज्यूम करने के लिए ये स्टील परचेज कर रहा है अपने सप्लायर्स से, ठीक है। द परचेज टर्म्स प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स एट 30 days क्रेडिट and interest payable 12% per annum for any delays beyond the credit period। यदि ये क्रेडिट पे स्टील परचेज कर रहा है अपने सप्लायर्स से, जो कि पेमेंट क्रेडिट पीरियड्स है 30 days, यानी कि 30 days में उसे पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि वो 30 days से ज़्यादा डिले करता है पेमेंट में तो उससे 12% पर एनएम के रेट से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यानी कि प्रिंसिपल तो देगा ही जो गुड्स परचेज किया है उसका, और उस पे अलॉन्ग विथ 12% इंटरेस्ट के साथ वो पे करेगा यदि वो 30 days के बियॉन्ड पे करता है, तो 30 days के बाद पे करता है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि एनालाइज वेदर द ट्रांजेक्शन लीड्स टू एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड इफ यस देन व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये जो पूछ रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, परचेज किया है स्टील अपने सप्लायर से, ये पहली बात तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं, और यदि है तो इसका नेचर्स क्या है, यानी कि वो फाइनेंशियल एसेट्स है या फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो पहले हम देखो यहाँ पे हुआ क्या है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में ए लिमिटेड है, ठीक है, ये गुड्स परचेज किया, तो जब ये बैलेंस शीट बनाएगा तो ये अपने बुक्स बैलेंस शीट में ये क्रेडिटर्स दिखाएगा यहाँ पे, यानी कि ट्रेड पेबल्स में ये क्रेडिटर्स दिखाएगा। तो हमें ये पूछ रहा है कि ये जो क्रेडिटर्स है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पहली बात है या नहीं, और यदि है तो इसका नेचर क्या है। तो पहली बात तो ये कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम बोलते हैं किसे हैं, जब हम बिजनेस करते हैं तो हम यदि किसी को हेल्प यानी कि असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो हमारे लिए वो फाइनेंशियल एसेट्स हो जाता है और हम इसे इन्वेस्टमेंट में दिखा देते हैं। और यदि हम किसी से हेल्प लेते हैं तो वो हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता है। अब देखो, यदि ए लिमिटेड ने जो गुड्स परचेज किया है यानी स्टील जो परचेज किया है अपने सप्लायर्स से, वो कहीं ना कहीं इसके लिए हेल्प है। बोलोगे कैसे? तो ये देखो कि 30 days इसे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। सपोज आप ए लिमिटेड हो, आपके पास पैसा नहीं है बिजनेस करने का, तो आपने अपने सप्लायर्स से बोला कि आप हमें गुड्स सप्लाई कर दो और मैं आपको 30 days के बाद पेमेंट कर दूंगा। अब सोचो ना, आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप बिजनेस कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं किसकी वजह से? आप अपने सप्लायर्स की वजह से। आपका सप्लायर्स इतना हेल्पफुल है कि वो आपको 30 days का क्रेडिट पीरियड दे देता है, और जिसके थ्रू आप सामान आप बेचोगे, गुड्स सेल करोगे, अपना बिजनेस रन करोगे और फिर उसका पेमेंट 30 days में कर दोगे। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्प है, ए लिमिटेड के लिए ये हेल्प है। तो इसीलिए ये तो क्लियर हो गया कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो या फाइनेंशियल एसेट्स है या फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो हमें ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि ए ने फाइनेंशियल हेल्प लिया है या फाइनेंशियल हेल्प दिया है। तो यहाँ पे ए लिमिटेड ने अपने सप्लायर से फाइनेंशियल हेल्प लिया है, इसीलिए हम इसे फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। तो अब हम इसे डेफिनेशंस से पहले हम डेफिनेशंस लिखेंगे और डेफिनेशंस को इस सिचुएशन से लिंक करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को। तो हमें पहले फाइनेंशियल लायबिलिटीज का डेफिनेशंस हमें पता है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज का भी डेफिनेशंस लिखा था। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटीज के बारे में। पहले लिखेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी इज द लायबिलिटीज वेयर there is a
देयर इज एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन है, क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर और पे कैश और another financial assets to another entity। यानी कि हम फाइनेंशियल लायबिलिटी एक ऐसा लायबिलिटी है जहां पे एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है टू डिलीवर या पेमेंट करने का या डिलीवर करने का, क्या, कैश या अनदर फाइनेंशियल एसेट्स टू अनदर एंटिटी। हमारे ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, हम उसी को फाइनेंशियल लायबिलिटी बोलेंगे। इन द गिवन केस A Limited has a contractual obligation to pay cash to its suppliers. Hence, such transaction is treated as फाइनेंशियल लायबिलिटीज। ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज होगा। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, आंसर्स क्या दिया है इंस्टीट्यूट ने। आंसर में क्या लिखा है इन्होंने, अ फाइनेंशियल लायबिलिटी इज एनी लायबिलिटी वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है क्या, डिलीवर करने का या पे करने का कैश या कोई अदर फाइनेंशियल एसेट्स टू अनदर एंटिटी को। वही हमने भी यहाँ पे लिखा है, अ फाइनेंशियल लायबिलिटी इज द लायबिलिटी वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर और पे कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट्स टू अनदर एंटिटी। उसके बाद इसने इस केस को डिस्कस किया है, जैसे हमने डेफिनेशन से इस अपने क्वेश्चंस को लिंक किया है। इन द एबव केस ए लिमिटेड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल arrangement for purchase of goods at a fixed consideration payable to the creditors, a contractual arrangement that provides for payment in fixed amount cash to another entity meets the definition of financial liability। ये financial liability को मीट करता है, उसी को हम अपने लैंग्वेज में लिखे हैं। इन गिवन केस ए लिमिटेड has a contractual obligation to pay cash to its suppliers, hence such transaction is treated as financial liability।